हाय एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एनर्जी की बात करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल। एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे या डैनियल सेल, है ना, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल में जो लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल। इन तीनों के बीच का आज हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सेक्शन है ये, समझिएगा, देखिएगा। कहता है कि फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं। तो फ्री एनर्जी जो होता है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किए होंगे कि फ्री एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है एनर्जी का, वो कैसा होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन? तो वो जो होता है नन प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ये वर्क होता है। दैट मीन्स नन प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, दैट मीन्स नन मैकेनिकल वर्क होता है। तो फ्री एनर्जी चेंज को लिखते हैं del G इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्क डन कैसे निकालते हो? तो आपको याद होगा कि इन फिजिक्स आप बात करते हो पोटेंशियल इज इक्वल टू, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब बाई चार्ज डिफाइन करते हो आप। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज को डिफाइन करते हो और पोटेंशियल को आप लिखते हो V। तो V इज इक्वल टू क्या, W बाई Q डिफाइन कर लेते हो। तो V इज इक्वल टू W बाई Q डिफाइन करते हो। और हमको फ्री एनर्जी के लिए क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। और Q को क्या लिखते हो? अब देखो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बराबर लिखते हैं NE। Q को हम लोग लिखते हैं N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा NE भी। अब देखो क्या है, ये तुम्हारा जनरल टर्म है जिसमें आप फिजिक्स से मिलता जुलता काम करते हो। अब अगर हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोग जो गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वो E से, वर्क डन है W से, और फ्री एनर्जी वास्तव में फ्री एनर्जी चेंज के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, V को रिप्लेस कर देंगे E के साथ। सो लिख लेंगे W बराबर NE। अब ये जो N है, ये N कौन सा है? तो ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो टर्म देख रहे हो कैपिटल E, ये आपका वास्तव में पोटेंशियल है, जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा और समझें, तो देखो मैंने बताया था कि कभी भी रिएक्शन में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन चेंज कैलकुलेट करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या काउंट करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स रिएक्शन के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, जो आयनिक या आयंस या एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं,
तो उसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मीन मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको चूँकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ पर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दिया है एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये भी यही बात समझा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है गैल्वेनिक सेल में और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसी बात को समझना है। दैट मीन्स एनर्जी अर्थात एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है ये कॉन्सेप्ट। अब इसको देखो, अब अगर हम बात करें तो कहता है कि अगर इफ n बराबर क्या कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मोल के टर्म में बात करें, कैसे कर सकते हैं ये भी सीख लेंगे हम लोग आगे जा करके। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलहाल अगर हम इसको मोल के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे W इज इक्वल टू N और ये चला जाएगा FE। दैट मीन्स इसको ऑर्डर में लिख लो NFE, है ना। तो W इज इक्वल टू NFE। और फिर वही बात है, अब कहोगे सर F का क्या मीनिंग बन गया। अब यहाँ पर अब इस n को देखो, इस n का यहाँ मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की बात किया गया। अब यहाँ जो n है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया गया है और यहाँ पर जो n है वो वास्तव में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो संख्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टर्मिनलाइट कर रहे हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी जो ले रहे हैं वो है मोल के टर्म में। और ये जो F है इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एंड दिस इज ए क्या है आपका पोटेंशियल और ए क्या है पोटेंशियल। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, एक टर्म जो आपका आ गया है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग फ्री एनर्जी पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिकल बिहेवियर है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो अपने आप में एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम लोग बात करेंगे उसमें कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स लाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज़ होगा और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज़ करेंगे। तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे का सेक्शन सब इसी से रिलेटेड होने वाला है। सो अगर हम बात करते हैं, कहता है कि F क्या है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। F क्या है तो फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो F जो है आपका फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इसको डिफाइन करें तो कहता है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बस मतलब क्या है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर क्या है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बुलाया जाता है। अब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, क्या करोगे चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि चार्ज इनटू एवोगाड्रोस नंबर, तो चार्ज मतलब E इंटू एन। अब चार्ज कितना लिखते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और इसका वैल्यू कितना लिखते हो इसका कितना लिखते हो Na का, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स लिखते हैं हम लोग। सो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 96487 के लगभग आएगा कूलम्ब मोल इनवर्स। और ये जो आया जिसको हम राउंड फिगर में बोल देंगे क्या 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स। एंड दिस कूलम्ब मोल इनवर्स, एक कूलम्ब मोल इनवर्स को हम लोग बोलेंगे 1 फैराडे। तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। सो देयरफॉर बोलेंगे 1 फैराडे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स।
मतलब देखो यहाँ से टर्मिनोलॉजी, यहाँ से डिफाइन हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्या हो रहा है ध्यान देना। एक मोल की बात कर रहा था, एक मोल के चार्ज कितना है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96,500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 96,500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने क्या बोला, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोला गया, 1 फैराडे। दैट मीन्स 96,500 कूलम चार्ज ही हमारा 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो वर्कडन मिल गया हमारा, ध्यान रखिएगा NFE। इस वर्कडन को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम वर्कडन की बात करें, अगर इसमें हम लोग वर्कडन की बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोगों ने बात किया कि फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्कडन, एंड दिस वर्कडन इज वास्तव में इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो कि नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, नॉन मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। तो W बराबर आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने W बराबर कैलकुलेट किया है NFE। W बराबर आपने कैलकुलेट किया है NFE। तो देयरफॉर डेल G इज इक्वल टू, आप क्या लिख लोगे, -W इज इक्वल टू -NFE। अब देखो, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फ्री एनर्जी निकालने के लिए, तो इस इक्वेशन को एकदम माइंड में सेट कर लो। तो अगर हम क्या कहते हैं कि अगर यहाँ से स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज कर लेते हैं तो वर्कडन भी हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो जहाँ से जो फ्री एनर्जी मिलेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के लिए नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज करेंगे। बस इक्वेशन का नेचर थोड़ा सा बदल रहा है बाय द कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट तो दोनों का रियल में सेम होगा। तो ये हो गया हमारा वर्कडन। अब इसी में पूछेगा कि देखो ये जो पोटेंशियल होता है ये E0 मैक्सिमम होता है। अब आपका मैक्सिमम वर्कडन मांगेगा, तो मैक्सिमम वर्कडन जब भी आपसे मांगेगा तो मैक्सिमम वर्कडन आप क्या लिखोगे, NFE0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो E0 होता है ये भी मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल जो होता है यूनिट कंसंट्रेशन के लिए, यूनिट स्टैंडर्ड स्टेट में ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के द्वारा जो होने वाला वर्कडन है, जो होने वाला काम है, वो भी मैक्सिमम वर्कडन देता है। ये वाला भी याद रखिएगा। तो कुछ नहीं है, नेचर ऑफ इक्वेशन रिमेन सेम, नेचर ऑफ इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट्स आर रिमेन सेम, बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल का या एनर्जी का सिर्फ वेरी कर रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, बट जो लिखने का तरीका, स्टाइल है हम लोग का, वो एक जैसा है। अगर फ्री एनर्जी चेंज बोलेगा तो ये करेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज करेगा तो ये करेंगे। अब इसी में कर देगा मैक्सिमम वर्कडन तो कुछ नहीं करना है, ई के जगह पर E0 अप्लाई कर देंगे। तो नेचर सब वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो फ्री एनर्जी चेंज का, आपको पता है ये दोनों फ्री एनर्जी के बीच का एक रिलेशन है, इन दोनों फ्री एनर्जी के बीच का एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q, एंड दिस Q इज व्हाट, तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अब कहता है कि अगर हम यहाँ से अप्लाई करें डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट, तो अगर हमारा सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाए, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, अगर सेल हमारा इक्विलिब्रियम पर है तो क्या होगा, तो डेल जी उसमें हमारा 0 होता है। अब चूंकि डेल जी 0 होता है तो देयरफॉर क्या कर दोगे, 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT, और इक्विलिब्रियम का मतलब K रिप्लेस्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो RT ln K इक्विलिब्रियम। तो क्या मिल जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। तो डेल जी नॉट का ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये डेल जी नॉट के लिए इक्वेशन बन गया, ये भी ध्यान में रखना। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये इक्वेशन अप्लाइड नहीं करेंगे। जब हम लोग
नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे कि इस इक्वेशन से इसी इक्वेशन से नस्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यही सब यहीं से डिफाइन होगा। इसलिए मैंने बोला कि आगे जा कर के सेक्शन हमारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। अभी सिर्फ मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में क्या रोल है, पोटेंशियल और फ्री एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसी का बात किया और कुछ भी एक्स्ट्रा बात हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, क्या क्वेश्चन है किन्हीं का? पहला क्वेश्चन तो है कि फिर से सुनिए सर, दूसरा तो बता मैथ्स और टर्म में भी नेगेटिव साइन होगा। ओके, कहता है वकडन कभी भी नेगेटिव नहीं था, फ्री एनर्जी चेंज इज वकडन। देखो नेगेटिव ऑफ वकडन, मैंने बोला कि फ्री एनर्जी जो होता है, मैंने बोला कि फ्री एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी चेंज इज द नेगेटिव ऑफ वकडन। वकडन का नेगेटिव द फ्री एनर्जी चेंज। वकडन तो आपका पॉजिटिव होगा। जब सेल काम कर रहा है तो सेल का जो काम है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन काम के दौरान जो एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव ऑफ वकडन इज कॉल्ड फ्री एनर्जी चेंज। नेगेटिव ऑफ वकडन इज फ्री एनर्जी चेंज, लेकिन वकडन इज पॉजिटिव, सो डब्ल्यू मैक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। डब्ल्यू मैक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब देखो क्या बोले थे कि डेल जी बराबर नेगेटिव ऑफ वकडन है और वकडन बराबर हमने लिखा NFE। वकडन बराबर NFE, क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो चेंज कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के संख्या में नहीं करते हैं। हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ से जो हमारा वकडन निकलता है वो निकलता है नेगेटिव, मतलब सॉरी वकडन जो मिलता है NFE। तो वकडन यहाँ पॉजिटिव है तो वकडन यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अब वकडन NFE है तो डेल जी का कहता है नेगेटिव ऑफ वकडन इज द फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल जी बराबर -W। और W जो है NFE है तो W के पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो W के पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और W का वैल्यू है NFE तो -NFE हो जाएगा। बस यही फर्क है। तो डेल जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएंगे, तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -W नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। अब यही W नॉट जो है वास्तव में, यही W नॉट जो है वास्तव में W मैक्स है। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से भी देख सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और अगर स्टैंडर्ड में बात करें तो ये नॉट हो जाएगा तो ये भी नॉट हो जाएगा, मतलब मैक्स हो जाएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो वकडन तो होगा पॉजिटिव ही होगा। एंड नाउ अप्लाइंग द थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। अब कहता है कि जब सेल हमारा इक्विलिब्रियम पर हो जाए, सेल का इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब है कि गैल्वेनिक सेल में होने वाला रिएक्शन रुक जाए। तो जब रिएक्शन रुक जाएगा तो एनर्जी चेंज नहीं मिलेगा, तो एनर्जी चेंज नहीं मिलेगा तो डेल जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और डेल जी जब 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट। डेल जी नॉट नेवर भी 0, डेल जी इज 0, क्योंकि डेल जी नॉट तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन है, और डेल जी तो स्टैंडर्ड को छोड़ दो, बाकी जो कंडीशन है दुनिया जहान का सब अप्लाइड हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln, और K बिकम्स K इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो डेल जी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, -RT ln Q। ये सिर्फ मैंने आपको फ्री एनर्जी का रोल दिखाया जनरल वे में और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। इसी इक्वेशन से हम लोग आगे जा करके नस्ट इक्वेशन वगैरह डिफाइन करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे जो चलेगा वो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन वगैरह आएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि अभी तक आज सिर्फ पहला ऐसा क्लास है जिसमें मैथमेटिकल एवेल्यूशन की बातें हुई है। इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं उस सारे क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट की बात हुई है, कॉन्सेप्चुअल बातें हुई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फिलहाल मैं पहले ही बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम्पलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है जिसमें मल्टीपल सिंगल करेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और आपका पहले से बेहतर हो सके, जिससे हम आगे बढ़ जाएँ और आगे का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। हाँ, किन्हीं का क्वेश्चन है?
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लाइक इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन। हेलो सर, यस आप सही बोल रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट दिस इज द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल पर काम हो रहा है, गैल्वेनिक सेल पर काम हो रहा है, तो गैल्वेनिक सेल पर काम हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंड व्हाट इज द सिस्टम हियर, तो हियर इज द सिस्टम इज गैल्वेनिक सेल, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो गैल्वेनिक सेल इज क्या है, हमारा सिस्टम है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स व्हाई वी टेकन एज द वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर सेल द्वारा काम होगा, रिएक्शन तो सेल में हो रहा है ना, तो ऑन द सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो ऑन द सिस्टम अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है। यस हो सकता है, वर्क डन तो तीनों चीज होता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। एंड हियर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम इज गैल्वेनिक सेल, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो गैल्वेनिक सेल पर चूंकि काम हो रहा है, तो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्शन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स रिएक्शन वर्क डन जो हो रहा है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, चूंकि सेल में रिएक्शन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट मीन्स रिएक्शन ऑन द गैल्वेनिक सेल, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द गैल्वेनिक सेल, दैट्स व्हाई वर्क डन इज टेकन पॉजिटिव। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये वर्क डन का पॉजिटिव होना नहीं समझ में, फिर से explain। कौन है, देखो ऐसे समझो, गैल्वेनिक सेल है ना, अब गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा था जिंक और कॉपर वाला, तो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके कारण जो एनर्जी बाहर आ रहा है, और उस एनर्जी के वजह से सेल में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स इसी फ्री एनर्जी के वजह से सेल में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि वो जो सेल है, वो सेल में जो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन की वजह से सेल में जो काम हो रहा है, रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर आया और सेल काम किया, तो सेल में काम हुआ, में का मतलब यहाँ है ऑन द सिस्टम, गैल्वेनिक सेल हमारा सिस्टम हुआ, तो यहाँ पर हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब चूंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सो वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। किसी भी सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑन द सिस्टम ट्रीट करते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑन द सिस्टम ट्रीट करते हैं। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रहा है तो गैल्वेनिक सेल में ऑन द सिस्टम ट्रीट करेंगे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और सिस्टम हमारा गैल्वेनिक सेल है तो वर्क डन ऑन द गैल्वेनिक सेल होगा, और चूंकि वर्क डन ऑन द गैल्वेनिक सेल है सो वर्क डन इज टेकन पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट, तो ठेठ भाषा में समझो कि सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ये तो पता है, सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, F का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल वो भी पॉजिटिव है, N अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में ही काउंट होगा। तो इस हिसाब से अगर बाय द इक्वेशन समझना चाहो तो उस हिसाब में भी कर सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव है, तो थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी शॉर्ट में ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। सर गैल्वेनिक सेल पर काम हो रहा है या फिर गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है? गैल्वेनिक सेल पर काम हो रहा है। ठीक है, वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही डिस्कस कीजिए। अब इस डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि उस क्वेश्चन की मदद से और जो अचड़ा कचरा दिमाग में बैठा हुआ है वो कचरा साफ हो जाए। आप देखते हो नगर पालिका सुबह सुबह कहता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने, तो आपका दिमाग जो है घर है और उसमें जो कचरा है उस कचरा को बाहर निकालिए। और कचरा को कैसे बाहर निकालेंगे, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं
NCERT एग्जाम्पलर का, और उस एग्जाम्पलर का मदद से, क्वेश्चन की मदद से, है ना, कचरा को बाहर निकालिए। ठीक है, गवर्नमेंट का मदद कीजिए भाई, गवर्नमेंट का मदद कीजिए। हाँ क्या काम हो रहा है या काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? काम हो रहा है या काम हो रहा है या फिर काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? काम हो रहा है या काम कैसे, आपका क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आ रहा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में। गैल्वेनिक सेल जो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ये बताना। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका तो एक ही उपाय शुरू में बताए थे कि आप बाहर से सोर्सेज जोड़िए, बल्ब वगैरह जोड़िए और चेक कीजिए कि जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर जल रहा है तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। ओ चलिए ठीक है, एग्जाम्पलर की ओर चलते हैं हम लोग। पहले देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं पहले ही बोलता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम, दीज टू सेक्शंस आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर बढ़िया है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप अच्छा होता चला जाता है और इंटरेस्टिंग जो है फुल हो जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स को अगर हो सके तो रिवाइज करो, बेनिफिट करेगा। वैसे तो मेरा जो काम है वो करूँगा, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर छोटा मोटा बात बताते जाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद एक दो बार रिवाइज कर लो तो बेनिफिट कर जाएगा आपको। चलिए देखो, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखना, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the difference between the electrode potential of two electrodes when no current is drawn through the cell is called option A cell potential, B cell EMF, C पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर करेंगे आप लोग, क्विक फास्ट आंसर करेंगे, सेल वोल्टेज। आंसर सब लोग करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, सेल वोल्टेज। कहता द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सेल पोटेंशियल, बी सेल ईएमएफ, सी पोटेंशियल डिफरेंस और डी सेल वोल्टेज। आंसर तेजी से करते जाएंगे आप लोग, वेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे। क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी है, आंसर करते जाएंगे। आंसर किन्हीं का आया? ए। देखिए इसमें एक कंडीशन लगाए हुए, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन है नो करेंट इज ड्रॉन, मतलब सेल से करंट को फ्लो नहीं करवाया जा रहा है, सेल से करंट को फ्लो नहीं करवाया जा रहा है। तो जब सेल से करंट का फ्लो नहीं होगा, ध्यान देना, कुछ टर्म लिख रहे हैं कि करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट अगर फ्लो होगा, एस टिक का मतलब फ्लो होगा, तो करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, सेल का जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, जिसको ई बोलते हैं, यही हमारा सेल ईएमएफ है। ठीक है, और जैसे ही हम बाहर से किसी सोर्स को जोड़ देते हैं और यूज़ होना शुरू हो जाता है, सेल का बैटरी का यूज़ होना शुरू होता है, तो करंट फ्लो नहीं करता है। और जब करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो करता है तो दोनों बराबर नहीं होता, और जब करंट फ्लो करना शुरू करता है तो ई सेल जो है वो बराबर हो जाता है ईएमएफ का, अर्थात सेल ईएमएफ के बराबर हो जाता है।
तो यहाँ कह रहा है कि नो करंट फ्लो। देखो यहाँ पर याद करोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ई बोला था, ईएमएफ बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि बाहर से करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा था, और जैसे ही बाहर करंट यूज़ करना शुरू कर दिए, है ना, करंट जब तक बैटरी को, ऐसे समझो, जब तक बैटरी को टॉर्च में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक वो जो सेल का पोटेंशियल है वो उसका ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर उस बैटरी को हम यूज़ में लेना शुरू कर दिए तो सेल का पोटेंशियल कभी भी ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा, इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो देखो यूज करंट पास नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में सेल ईएमएफ जो होगा सेल पोटेंशियल के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको मैंने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड, अब उसी पर थोड़ा सा सवाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट an inert electrode in a cell? Option A, it does not, आंसर करते जाएंगे आप लोग, it does not participate in the cell reaction. It does not participate in the cell reaction. Second, it provides surface either for oxidation or for reduction. C, it provides surface for conduction of electron. And D, it provides surface for रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन गलत है, किसके लिए? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। आपको पता है, मैंने बताया था कि इनर्ट इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो या रिडॉक्स रिएक्शन हो। तो जो अपना सरफेस, मतलब खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है, जिसके सरफेस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो हमारा क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो कहता है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। सेकेंड ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स surface either for oxidation or for reduction. It provides surface for conduction of electron. It provides surface for the redox reaction. और कौन गलत स्टेटमेंट है इसकी बात करना है, ये किसकी बात करना है, तो कहता है कि नॉट करेक्ट। चलिए क्या ऑप्शन आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, फटाफट बताइए। आंसर कीजिए।
एक कंफर्म कीजिए आंसर, ए या बी। एक आदमी दो आंसर नहीं कीजिए, कोई एक ही कीजिए। एक तो बोल रहे हैं सी नॉट करेक्ट। अभी तक किन्हीं का आंसर सही नहीं आया है, अभी तक किन्हीं का आंसर सही नहीं आया है। और कीजिए। देखिए कथा नॉट करेक्ट। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो या रिडॉक्स हो, डज नॉट पार्टिसिपेट। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, डज नॉट पार्टिसिपेट, इनर्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता इन द सेल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि गलत खोजना है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कहता है इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। तो यस, ये क्या कहता है? तो इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर, कहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है पर वो सरफेस देता है गैस को, या तो ऑक्सीडेशन के लिए देता है या फिर रिडक्शन के लिए देता है। या तो ऑक्सीडेशन के लिए देगा या तो रिडक्शन के लिए देगा। मतलब एक बार में एक सरफेस पर केवल ऑक्सीडेशन होगा या फिर केवल रिडक्शन होगा। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत छुपा हुआ है इसके अंदर। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। आप पढ़े थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि प्लैटिनम जो रॉड था उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा था। तो वही बोल रहा है कि सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो आंसर नहीं लेंगे क्योंकि गलत खोजना है। और आगे बोलता है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडक्शन, रिडॉक्स। देखो ये यहां लिख रहा है प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन, ईदर और है, मतलब एक बार में या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, दोनों नहीं हो सकता। और यहां बोल रहा है दोनों होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस जो गलत स्टेटमेंट है, इस गलत स्टेटमेंट का सही स्टेटमेंट क्या होगा? तो इसी गलत का सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी वाला, जो सटीक स्टेटमेंट है। देखो इसलिए मैं बोला कि कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को और पहले से बेहतर बनाएगा, और बेहतर बनाएगा। ठीक है, पहले से बेहतर बनाएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। आपको याद होगा कि मैंने एक क्लास में 3 सेल को एक साथ बनाया था, एक्सटर्नल और इंटरनल पोटेंशियल की बात हुई थी और कंपेयर किए थे कि एक्सटर्नल का ज़्यादा होगा, इंटरनल का कम होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरनल बराबर होगा तो क्या होगा, अगर इंटरनल ज़्यादा है एक्सटर्नल कम है तो क्या होगा। उसी के कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, लेकिन आपको सबसे बड़ा आश्चर्य की बात होगा, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ये ध्यान में है कि या तो ये मेंस में या फिर नेट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना। वो डायग्राम बताने का मकसद भी सिर्फ यही था मुझे, इसलिए बढ़िया ध्यान देना। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव like an electrolytic cell when option A E cell is equal to 0, B E cell greater than E external, C E cell less than E external, और D E cell is equal to E external। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 3 डायग्राम से बताया और तीनों ऑप्शन दिया हुआ है।
सो आंसर दिस क्विक फास्ट। अब देखो क्या है, कहता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल वगैरह जो है, गैल्वेनिक सेल वगैरह जो है वो कन्वर्ट कर जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये कब होता है, तो मैंने आपको बताया था ये तभी होता है जब 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 क्या होगा, बाहर का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो बाहर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, सो आंसर सी। तो यहां पर कर लिख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल की बात करो, गैल्वेनिक सेल की बात करो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करो, उसका कन्वर्सन जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। लेकिन जब इंटरनल सेल का पोटेंशियल क्या हो, ज़्यादा हो, तो एक गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रहेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होगा। और इसमें बताया था कि नो करंट होगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें मैंने बताया था कि ये केस में ना तो गैल्वेनिक की बात करेंगे और ना ही इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे, नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे। इसका मतलब हो गया कि अपने आप में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो गया। और इसके लिए भी बोले तो सेल बिकम्स एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे इस लाइन के लिए, जो अभी कुछ देर पहले भी हम डिस्कस किए फ्री एनर्जी के टर्म में। सो आंसर इज सी। तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस था हमारा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो अगले क्लास में आप क्या करो कि एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल मैं और करवाऊंगा। आज मैंने केवल 3 क्वेश्चंस करवाया, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा। पूरे सेक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, रिपीट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और मेहनत करो, और हो सके टाइम मिले थोड़ा थर्मोडायनामिक्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे के सेक्शंस में उसका यूज़ होने वाले हैं, कुछ इक्वेशंस वगैरह के यूज़ होने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट लगाकर पढ़ते तो और मज़ा होता है। और जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना बेहतर करोगे अपने लाइफ में। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।